नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा है में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि चर्चा में है, जो विषय होते हैं वो ऐसे विषय होते हैं जिसके विषय में चर्चा होती है, आप भी उसकी बातें करते हैं। चलिए मैं सीधे आ जाता हूं विषयों पर जिसकी हम बात करेंगे, आज चर्चा में है इसे लेकर, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की जब धारा 370 समाप्त की गई और भी वहां पर प्रावधान किए गए, कानूनी प्रावधान किए गए, वैधानिक प्रावधान किए गए, उसके बाद से ही लगातार वहाँ चुनाव की बात होती आ रही थी। अब जब चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तब आज तीसरे चरण का मतदान हुआ। तीसरे चरण के मतदान के बाद अभी जो अंतिम अनंतिम आंकड़े आने हैं कि कितने लोगों ने मतदान किया, प्रतिशत क्या है, वो तो अभी आना शेष है। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं, लगातार 2 चरणों में जो स्थिति थी, वहाँ पर जो मतदान हुआ, जिस तरीके से लोग घरों से निकले, युवा निकले, महिलाएं निकली, वृद्धजन निकले, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जनता निकली मतदान के लिए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये भी एक इन वर्षों में कहा कुछ दशकों का ये रिकॉर्ड रहा है, कीर्तिमान जैसा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अब तीसरे चरण का जो मतदान हुआ है वो 40 विधानसभा सीटों के लिए हुआ है। 40 विधानसभा सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की हैं और सीटें जो हैं वो घाटी की भी सीटें हैं कुछ। इसमें मुख्य रूप से जो जम्मू संभाग की जो सीटें हैं वो है जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, और घाटी के बारामूला और कुपवाड़ा में भी मतदान हुआ। कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा 40 सीटों के लिए मतदान हुआ और 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला अब होने जाएगा जब मतगणना होगी। कुल मिलाकर इतने उम्मीदवार 40 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा में थे, कॉन्टेस्ट में थे। वहीं करीब 39 लाख 39 लाख मतदाता वहां पर रहे। हालांकि अभी जब प्रतिशत आएगा तब पता चलेगा कि कितने लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। अब वहाँ की व्यवस्था को देखते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर और घाटी की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, इसलिए वहाँ पर जो मतदान केंद्र बनाए गए उनकी भी संख्या उस स्तर पर निर्धारित की गई, उन व्यवस्थाओं के तहत निर्धारित की गई ताकि सुचारू रूप से मतदान हो सके और मतदाताओं को ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े, या फिर ज़्यादा क्या कहिए परेशानी ना हो। तो ऐसे में 5030 मतदान केंद्र बनाए गए थे और इसमें एक ये भी व्यवस्था की गई थी कि इसमें विशेष रूप से केंद्र भी बनाए गए थे कि जो कि जम्मू कश्मीर के विस्थापित जन हैं, विस्थापित वोटर हैं, उनके लिए भी यहाँ केंद्र बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू में ये केंद्र बनाए गए थे, 4 थे। दिल्ली में 4 थे, जम्मू में 11 थे और उधमपुर जिले में 1। मतलब दिल्ली में भी जो विस्थापित वोटर हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी। दिल्ली में भी 4 केंद्र बनाए गए थे और जम्मू में 11 केंद्र बनाए गए थे, उधमपुर में 1। ये थे विस्थापित वो लोग जो कि वोटर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने वहां पर मतदान किया। अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या में मतदाता निकले हैं, उन्होंने मताधिकार का प्रयोग किया है, इसका मतलब क्या है, इसका संदेश क्या है? इसका संदेश यही है कि लोकतंत्र के प्रति आस्था, लोकतंत्र के इस महापर्व में विश्वास, और एक तरीके से इस चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की भागीदारी ने ये बता दिया है कि गोले बारूद और तरह तरह के आतंकवाद की दहशत झेलता, वो केसर की क्यारी में बारूद भरे जाने का वो स्वांग देखता, वो एक प्रकार का दृश्य देखता, जो वहाँ का मतदाता था वो अब बाहर निकला है और बाहर निकलकर मतदान के जरिए लोकतंत्र पर अपनी आस्था प्रकट की है, अपनी उस पर मुहर लगाई है। अब जब परिणाम आते हैं तब देखना होता है कि वहाँ क्या स्थिति बनती है, किसे सत्ता मिलती है, या फिर वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, त्रिशंकु व्यवस्था होती है, या फिर जो भी, वो तो मतदाताओं ने तय कर दिया है, इसका फैसला कर दिया है। वो निर्णय अब मतदान जो पेटियां हैं, मतपेटियां हैं, उनमें वो अब इकट्ठे हैं। जब ईवीएम जब ये निर्णय आएगा, जब ये गणना होगी, तब पता चलेगा कि आखिर किसने बाजी मारी है। मतलब
बड़ी संख्या में निकले मतदाताओं ने किस पर विश्वास किया है, यह पता चलेगा। दूसरा विषय लेते हैं, छात्रों से संबंधित है। देखिए, छात्रों की समस्याएं और छात्रों की समस्याओं पर उनका एक प्रकार का ऐसा प्रदर्शन जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। बताया जा रहा है मामला रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का है। विश्वविद्यालय में छात्रों ने कुछ प्रकार के भेदभाव का आरोप लगाते हुए, शोषण का आरोप लगाते हुए, या फिर ये कहें कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए, मतलब मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए एक कहा जा सकता है कि अद्भुत प्रदर्शन किया, जो कि ऐसे प्रदर्शन के विषय में यही कहा जा सकता है कि यह प्रदर्शन अगर हो रहा है तो क्या वास्तव में व्यवस्थाएं इतनी चौपट हो गई हैं, या फिर व्यवस्थाओं ने इतना दम तोड़ दिया है कि छात्रों को ऐसा प्रदर्शन करना पड़ा। क्योंकि ऐसा प्रदर्शन सभ्य समाज में एक तरीके से माना जाता है कि ये प्रदर्शन अगर हो रहा है तो फिर व्यवस्था क्या थी, या फिर इसके पीछे कोई और विषय था। ठीक है, लेकिन वहाँ के छात्रों ने, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के छात्रों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। वे रात भर अपने हॉस्टल के कमरे के बाहर बैठे रहे। स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें हैं। अब उन्होंने कुल सचिव को भी पत्र लिखा, और वार्डन है, वार्डन सहित जो और भी स्टाफ है उन पर उन्होंने कुछ प्रकार के आरोप लगाए। आरोप में बहुत से विषय थे, लेकिन जो मुख्य रूप से आरोप लगा कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अब इसकी शिकायत उन्होंने की है। हालांकि उस पर विश्वविद्यालय भी एक्शन मोड में है, और जो छात्रों की मांग है उस पर बहुत से मांगों पर तो विचार किया जा रहा है, लेकिन कुछ मांगे हैं जो कि मान ली गई हैं, जैसे कि वार्डन को उनके पद से हटाने की मांग, और भी ऐसे कुछ विषय हैं। लेकिन छात्र एफआईआर की मांग पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। हालांकि अभी हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में जब बैठकें हों, इस पर विस्तृत रूप से कमेटी अपनी रिपोर्ट दे, क्योंकि इसके लिए जांच दल भी गठित कर दिया गया है। तो वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, क्या कुछ निकल कर आता है, वो सामने आएगा। लेकिन विश्वविद्यालय परिसर में हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया है और जो आरोप लगाए हैं, उस ओर गंभीरता से ध्यान देना होगा विश्वविद्यालय प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को, और ये व्यवस्था देखनी होगी कि आखिर ये प्रदर्शन ऐसा करने को बाध्य क्यों हुए छात्र, जो पढ़ाई के लिए वहाँ गए हुए हैं, जो अपने भविष्य का सपना लेकर वहाँ गए हुए हैं। तो इस पर आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसने जांच टीम का गठन किया है, उस टीम के गठन के बाद जल्द ही उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट मंगवाए, और उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसी कार्रवाई करे कि छात्रों में एक प्रकार का विश्वास का भाव जागे उस गुरुकुल के प्रति, जहाँ पर वे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या के उस परिसर के प्रति, वह परिसर जहाँ पर कि वो पढ़ाई कर रहे हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, भविष्य को रचने के लिए। तो ये एक विषय है जिस पर कि चर्चा हो रही है। नहीं, आए दिन घटना नहीं हो रही है। अभी कुछ दिन पहले छात्रावास में छात्रों और छात्रावास अधीक्षक के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, और ये कहा गया, छात्रों का आरोप है कि वो व्हाट्सएप में कुछ मैसेज डालते हैं। तो व्हाट्सएप के मैसेज देखे गए, उसमें ऐसा कोई जाति वाला मैसेज नहीं आया दिखाई दे रहा है। लेकिन जो व्हाट्सएप में जो मैसेज डाले हैं छात्रों के लिए, जनरली होना चाहिए था वो मैसेज छात्रावास के सुधार के लिए, छात्रावास की समस्याओं के लिए। तो उन्होंने अपनी निजी बातों को छात्रावास अधीक्षक ने डाला उसके अंदर है, जिसको छात्रों ने अपने हिसाब से उसका परसेप्शन लेके आए हैं। और किसी बात पे छात्रों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखने के लिए छात्रावास अधीक्षक द्वारा जो कार्रवाई करी गई, उसमें छात्र उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से असंतुष्ट थे, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करने की उनकी मांग थी कि हमें छात्रावास को बदल दिया जाए, और क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है छात्रों के प्रति। तो उस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, और लेने के बाद एक कार्रवाई के लिए एक जांच समिति बना दी है, और तुरंत उनको तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक नया अधीक्षक को प्रभार दे दिया गया है, और वो भी काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर, जिसकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, आप जब भी निकल जाइए चौक चौराहों पर, सड़कों पर, बाज़ारों में, ऐसे स्थलों पर आप जब जाते हैं तो देखते हैं कि बड़ी संख्या में अतिक्रमण किए गए हैं। साहब, ये अतिक्रमण जो किए गए हैं
वो किए गए हैं धर्म के नाम पर। कहीं मंदिर बना दी गई है, कहीं दरगाह बना दी गई है, कुछ और भी ऐसे धार्मिक प्रतीक बना दिए गए हैं, धार्मिक चिन्ह बना दिए गए हैं, कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि संरचनाएं खड़ी की गई हैं जिन्हें कि धर्म से जोड़ा जाता है। और होता क्या है, जब स्थानीय प्रशासन का अमला वो संरचना जो कि लोगों के आवागमन में, लोगों की सुविधाओं में, आम जनता की सुविधाओं में बाधा बन रही है, उन्हें हटाने की कोशिश की जाती है, तो एक बड़ा बवंडर खड़ा होता है। किसी भी धर्म की ओर से एक बड़ा बवंडर खड़ा होता है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि कोई धार्मिक ढांचा जैसे मंदिर या दरगाह सार्वजनिक स्थानों पर बनाया गया है तो उसे हटाया जाएगा। मतलब अगर वो सार्वजनिक स्थानों पर बना है तो उसे हटाया जाएगा। न्यायमूर्ति गवई की बेंच में सुनवाई हो रही थी जब उन्होंने ये बात कही कि लोगों की सुविधा में अगर बाधा बनती है ऐसी संरचना तो उन्हें हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा और जनहित के लिए आवश्यक है। ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है। फिर और भी जो बातें होती हैं, इसमें जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने इस बात पर जोर दिया, क्योंकि ये जो सुनवाई हो रही थी, ये जस्टिस भी यहाँ थे, शामिल थे, कि अतिक्रमण के मामले में केवल एक स्थान पर कार्रवाई की जाती है, यह निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। मतलब अगर आप अतिक्रमण, हम देखते हैं, आप देखिएगा, आप भी देखते होंगे, क्योंकि ये विषय धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जरा देखिएगा, मैं एक विषय उठाता हूं, आप भी जिस भी शहर में रहते हैं, जहां भी आप रहते हैं, आप देखिएगा, एक सूना चौराहा होता है, एक सूना चौराहा होता है, शासकीय भूमि होती है निश्चित रूप से अगल बगल, वहां पर एक कोई ऐसी संरचना बनती है, होटल नुमा या कुछ भी, या ठेला लगता है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है। एक, आप भी देखते होंगे कि शुरुआत उस एक से होती है, कुछ दिनों में 2, कुछ दिनों में 5, कुछ दिनों में 10, और आप देखते हैं कि कुछ सालों में वहां पर बड़ी संख्या में दुकानें खुल जाती हैं, कुछ अस्थायी संरचना वाले होटल खुल जाते हैं, कुछ और भी ऐसे बाजार जो स्ट्रीट फूड से जुड़े जो होते हैं केंद्र, वो खुल जाते हैं। अब ये जब अतिक्रमण हो रहा था तो जरा ध्यान करिए या फिर सोचिए, क्या स्थानीय प्रशासन को, अगर वो निगम के अधीन आने वाला कार्य है, तो क्या निगम के अधिकारियों को वो दिखता नहीं था? उस रास्ते से क्या कोई वहां से गुजरता नहीं था? या फिर निगम का कोई कर्मचारी या फिर स्थानीय प्रशासन जिसके जिम्मे है यह अतिक्रमण ना होने देना और अतिक्रमण हटाना, दोनों बातें। पहली बात तो अतिक्रमण होने क्यों दिया गया? सब कुछ आंखों के सामने हुआ, सब कुछ होता हुआ आपने देखा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और जब वो एक बड़ी व्यवस्था, व्यापक व्यवस्था वहां पर बन गई, अतिक्रमण कर लोगों ने अपने रोजगार का एक साधन वहां खोज लिया, फिर आप पहुंचते हैं और कहते हैं अवैध है, अतिक्रमण है, हटेगा, टूटेगा। ठीक है, अवैध है तो हटेगा, टूटेगा, लेकिन क्या जब ये हो रहा था तब आपने नहीं देखा था कि अतिक्रमण हो रहा है? तो एक प्रकार की ये उदासीनता भी है। अगर अतिक्रमण हो रहा है, आप उसी वक्त, उसी समय, उसी घड़ी उसे आप रोक दें, तो अतिक्रमण कैसे होगा? नहीं होगा अतिक्रमण। तो हम ये देखते हैं कि जिम्मेदार जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो निगम के हों, चाहे वो प्रशासन के हों, पहले अतिक्रमण होने देते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि कार्रवाई कीजिए क्योंकि ये अवैध है। ठीक है, अवैध है तो कार्रवाई होगी, दोहराता हूं मैं, लेकिन फिर वही सवाल करता हूं कि होने ही क्यों दिया जाता है? इतना बड़ा अमला, इतने विभागों का इतना बड़ा अमला कहां सोया रहता है कि उसे अतिक्रमण होता दिखता नहीं है? तो यही है कि उन्होंने जो धर्म और कानून के विषय में जो बात की है, धर्म से संबंधित, ये कहा है कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, एक जैसे नियम होने चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई भी ऐसा निर्माण होता है तो वो मान्य नहीं है, और ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि इस विषय पर एक सामान्य कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किस विषय पर? जो धर्म स्थल की मैंने बात की कि सार्वजनिक स्थलों पर जो धर्म स्थल, धर्म से संबंधित संरचनाएं, ऐसे
कुछ प्रतीक बनाए जाते हैं उनके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मैंने बीच में कुछ बातें जोड़ी हैं अतिक्रमण को लेकर, वो इससे अलग हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने सभी धर्मों के लिए समान कानून की आवश्यकता बताई है और कहा है कि इस पर विचार जरूरी है ताकि भेदभाव रोका जा सके। धार्मिक स्थलों पर समान कानून लागू होने चाहिए, सामान्य कानून बनाए जाने चाहिए जो सभी धार्मिक स्थलों पर लागू हो। तो एक बड़ा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, आने वाले दिनों में यह विस्तृत रूप भी ले सकता है जब अतिक्रमण की बात हो। चलिए अगला विषय हम लेते हैं। अगला विषय आता है कांग्रेस की चूंकि न्याय यात्रा चल रही है। अब जब न्याय यात्रा चलती है निश्चित रूप से ये विशुद्ध एक राजनीतिक गतिविधि है। न्याय का वादा दोहराने निकली है कांग्रेस, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का कहना है। हम कल इस पर चर्चा भी कर रहे थे। लेकिन जब कुछ ऐसे बड़े कार्यक्रम, या फिर हम कहें कि एक राजनीतिक दल का जो इतना बड़ा कार्यक्रम है न्याय यात्रा, उसमें अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो मान के चलिए कि विपक्ष तो इस ताक में रहता है, विरोधी दल तो इस ताक में रहता है कि कुछ ऐसा मिले और उसे लपक लिया जाए। तो कुछ ऐसा ही दृश्य आज भी हुआ, आज देखने को मिला, जबकि न्याय यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भिड़ने के बाद नौबत बिगड़ने लगी, ले देकर उन्हें अलग किया गया, समझाने की कोशिश की गई। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जो कि आज रायपुर के सड्डू पहुंचे, तो वहां उन नेताओं कार्यकर्ताओं को सबको समझाइश दी गई कि वो आ रहे हैं, इसलिए माहौल न बिगाड़ें। लेकिन ठीक है, हम भी देखते हैं कि कई बार जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ऐसा बड़ा आयोजन होता है, ऐसी बड़ी रैलियां होती हैं, ऐसी बड़ी यात्राएं होती हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। कार्यकर्ताओं के ये बीच की व्यक्तिगत बातें होती हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि विपक्ष तो, विरोधी दल तो इस ताक में रहता है कि कैसे इस पर वार किया जाए, पलटवार किया जाए और उस यात्रा को कुछ और साबित किया जाए। हुआ यही। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखा गया है, लेकिन असल में यह राजनीतिक यात्रा है। यह राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा जरूर रखा गया है, लेकिन यह एक राजनीतिक यात्रा है, उन्होंने ये करार दिया। और उन्होंने इसके आगे भी कुछ बातें कहीं, वो यहीं चुप नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो घटनाएं हुई हैं, जो आपस में कार्यकर्ता भिड़े हैं, मारपीट किया है, अपने ही नेताओं के पोस्टर फाड़े हैं। कहा कि ये कैसी न्याय यात्रा है जिसमें कि नेता, जो कार्यकर्ता हैं, अपने ही नेताओं के पोस्टर फाड़ रहे हैं। मतलब यहाँ प्रतिस्पर्धा क्या हो रही है कि कैसे जो एक समर्थक का नेता है वो दूसरे समर्थक के नेता की फोटो, या फिर जिसमें फोटो उनकी ना लगी हो वैसी कुछ पोस्टर हैं, उन्हें फाड़ा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसी न्याय यात्रा है जहाँ पर कि नेताओं के ही पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है। और अरुण साव ने ये कहा, सलाह दी कि उन्हें न्याय यात्रा की जगह इसे माफी यात्रा का नाम देना चाहिए, ताकि संदेश स्पष्ट जाए कि आप माफी मांगने निकले हैं और साफ हो सके कि आपकी असली मंशा क्या है। माफीनामा इसलिए भी कहा होगा क्योंकि जिस तरीके से प्रचंड जनादेश के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी पिछली बार, रिकॉर्ड तोड़, उतनी सीटें कभी किसी को नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जो पराजय हुई वो भी बड़ी पराजय थी। तो उस पराजय के बाद ये भी कहा जाना लगा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो कुछ किया गया उसे जनता ने पसंद नहीं किया, कि ऐसा आरोप विपक्ष लगाता है, बार बार उस वक्त भी लगाता था। तो उन्होंने ये कहा कि इसे न्याय यात्रा नहीं बल्कि माफी यात्रा का नाम दिया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक यात्रा, नाम न्याय यात्रा का दिया है पर ये राजनीतिक यात्रा है। जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है, यात्रा के समाचार आ रहे हैं, आप सबको पता है इस यात्रा में क्या हो रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगने का काम किया है। तो ये कुछ विषय थे जिसे मैंने रखा चर्चा है में। निश्चित रूप से ये वही विषय है जिस पर कि आज मैं देख रहा था सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। तो मैंने भी यही समझा कि इन मुद्दों को, इन विषयों को
चर्चा के इन अंगों को मैं आपके साथ साझा करूं और कुछ आपसे भी राय आपकी समझूं और कुछ भी मैं बताऊं और जो हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही हैं, वो भी मैं आपसे साझा करूं। तो आज की चर्चा में इतना ही। किन्हीं बड़े चर्चा के मुद्दों पर, या फिर बड़ा मत कहिए, चर्चा का विषय तो चर्चा का विषय ही होता है, बड़ा छोटा नहीं, बस बात इतनी है कि उसकी चर्चा होनी चाहिए। मिलेंगे कुछ ऐसे विषयों के साथ, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।